बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पेश खिदमत है उर्दू नावल सदियों की बेटी का अगला हिस्सा। पूर्णिमा भरत नवाज की खूबसूरत लेकिन ख़तरनाक नागन, जिसका हर सांस जहर आलूद होता था, जिसका बराह रास्त शैतान से राब्ता था, जिसकी हर चाल सियासत से भरपूर होती थी। रामचरण जी ने गो शरद चंद्र के कहने पर चंद्र बदन को अपनी भतीजी दुर्गावती बनाकर दुनिया के सामने पेश किया था। लेकिन चंद्र बदन कई दिन उनके यहाँ रही थी। उन्हें खुद भी इनसे उनसियत हो गई थी और फिर भतीजी ही की हैसियत से उसे विदा किया था। लेकिन नागन बहरहाल नागन होती है, ख्वाह उसे ज़िंदगी भर दूध पिलाओ, उससे मोहब्बत करो, उसका काम डसना है, सो वो किसी वक्त भी डस लेगी। राकेश ने उसकी तवज्जो खोकर मौत को दावत दे दी थी। वो उसके जिस्म का राजदार था। अगर वो पूरी ज़िंदगी के लिए चंद्र बदन की गुलामी कबूल कर लेता, सिर्फ उसके आगे दुम हिलाना अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लेता, तो शायद ज़्यादा फ़ायदे में रहता। लेकिन मंत्री बनने के बाद उसने सोचा कि चंद्र बदन उसकी ज़र खरीद है और उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार है कि अब भरत नवाज पर सिर्फ राकेश चरण का सिक्का चलता है। और फिर उसने अपनी प्रेमिका की तरफ से ज़्यादा तवज्जो ना पाई तो वो नाराज़ हो गया। उसने बेरुखी का इंतकाम लेने के लिए दूसरी औरत से पींगें बढ़ाईं और यही उसकी भूल थी। उसने अपनी गलत सिमत मुतय्यन की थी और वो इस कदर कीमती नहीं था कि उसे नाराज़ होने का हक होता। चुनाचे वो चंद्र बदन के दिल से उतर गया और उसके बाद उसकी मौत पर सरिंदर ने मुहर लगा दी। पूर्णिमा सरिंदर से दिल हार बैठी थी। इस तरोताज़ा कवि हेकल जवान के सामने राकेश चरण तो एक मरियल बकरे की हैसियत रखता था। तो अब चंद्र बदन राकेश का वजूद कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? और वो तो एक तीर से कई शिकार खेलने की महारत रखती थी। चुनाचे सरिंदर की हमदर्दियाँ भी उसे हासिल हो गईं। शरद चंद्र से भी जान छूट गई और महामंत्री राकेश चरण, जो यारी गैरी लड़कियों को भरत नवाज की रानियां बनाने के दावे कर रहे थे, कुत्ते की मौत मारे गए। पूर्णिमा अगर चाहती तो रामचरण के घराने को बख्श सकती थी, लेकिन वो जानती थी कि राकेश का बाप रामचरण उसकी हकीकत से वाकिफ है और वो अपने बेटे की मौत की ताब नहीं ला सकता। गो उसकी आवाज़ ज़्यादा जानदार ना होती, लेकिन बहरहाल वो कुछ लोगों को अपनी बिपता सुनाते हुए इस बात का भी इंकशाफ कर सकता था कि शरद चंद्र ने एक गंदी नाली की ईंट उठाकर उसे महल की जीनत बना लिया था। चुनाचे रामचरण का घराना एक नेकी के एवज नजर आतिश हो गया और अब नागन सुकून के गहरे गहरे सांस ले रही थी। शैतान की शागिर्द बल्कि उस्ताद लेटी हुई आराम कर रही थी और उसके दिमाग के दरवाजे सोच के लिए खुले हुए थे। शरद चंद्र बूढ़ा और घनावना सांप जो उसके कोमल बदन से लिपटता तो उसकी घिन आती थी। कहाँ इसका खूबसूरत सरापा और कहाँ शरद चंद्र जैसा बूढ़ा खुसट जिसके बदन पर झुर्रियों के अलावा कुछ नहीं था, जिसकी रूह तक में झुर्रियाँ पर गई थीं। लेकिन भरत नवाज की कीमत पर बदन का सौदा महंगा नहीं था। पूर्णिमा ने अपने बदन की मांग मिट्टी में मिला दी थी। वो उसकी पूरी कीमत वसूल करना चाहती थी। वो हुस्न की दौलत को बेहकीकत नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि वो लाखों की तलब बन सकती है। इब्तिदा ही से वो इसकी ख्वाहिशमंद थी कि उसे देखकर लोग सुलगें, आहें भरें और इसके फराक में जान दे दें। हर एक की आरजू वो थी और वो सबकी तड़प का निशाना देखती रही और वो तवील अरसे तक इस पर अमल करती रही। लेकिन फिर शरद चंद्र ने इसके जिस्म की पूरी कीमत चुका दी और उसने अपने हुस्न को दो आश्तशा करने के लिए ये सौदा मंजूर कर लिया। और अब वो भरत नवाज की मुतलिकुल अनान मलका थी। एक आलम उसके ज़ेरे नगीन था और इंसान को जब उसकी हैसियत से ज़्यादा मिल जाता है तो उसकी सोच के धारे बदल जाते हैं। चंद्र बदन की सोच भी बदल गई थी। उसकी वहशत ने नए अंदाज इख्तियार कर लिए थे और अब वो भी आतिश परश की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन अब वो परस्तिश करने की इख्तियारात रखती थी। उसने कोई मुकाबिल नहीं रहने दिया था। शरद चंद्र से उसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वो बूढ़े गिद्ध से बहुत नफरत करती थी, लेकिन उसकी दूसरी रानियों को उसने काफ़ी कोशिश के बाद ख़त्म कर लिया था। उसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे रकाबत रखती, बल्कि वो किसी को अपने इक़्तिदार का हम पला नहीं देखना चाहती थी। यही सूरत राकेश चरण की थी। राकेश ने टूट कर इससे मोहब्बत की थी, इश्क में नीम पागल हो गया था। पूर्णिमा को भी ये भोला भाला नौजवान पसंद आया था, लेकिन इसकी मिजाल कि पूर्णिमा के बजाय किसी और की माला जपे। पूर्णिमा ने उस पर क्या कम मेहरबानी की थी? उसने उसे अपना जिस्म सौंप दिया था। राकेश को तो चाहिए था कि उस एक रात के एवज अपना पूरा जीवन त्याग देता। उसे तो उस रात के बाद खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। इसके बाद और क्या आरजू हो सकती थी?
लेकिन इस दीवाने ने तो पूर्णिमा के हुस्न की तौहीन की थी और नतीजे में जिंदगी खो बैठा था। ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे खानदान का दुश्मन बन गया, पापी कहीं का। बहरहाल आजकल इसके मन में सरिंदर समाया हुआ था। सरिंदर मर्दाना हुस्न का शहकार, खंडाली का राजकुमार। वो हर तरह चंद्र बदन की मोहब्बत का मरकज था। हर सूरत में इस काबिल था कि उसे चाहा जाए। वो राकेश की तरह मजहूल नहीं था, रानी पूर्णिमा का दस्त नगर नहीं था। जोगेंद्र नाथ की मौत के बाद वही खंडाली का राजा होता। गोया वो हर लिहाज से मुकम्मल था। शरद चंद्र के साथ उल्टी सीधी रातें गुजरती थीं। बहरहाल औरत की अना को किसी हद तक सुकून जरूर मिल जाता था। राकेश भी मारा गया था और पूर्णिमा जवान थी और उसकी सही कीमत लगाने के लिए उसने जज्बात की गर्दन दबा रखी थी। लेकिन कब तक? बिलाखिर एक दिन मजबूर होकर उसने नैना से हाले दिल कह दिया। नैना वो रेशमी बिस्तर पर मचलते हुए बोली। पूर्णिमा, नैना ने प्यार से उस पर झुकते हुए कहा। जा, मैं तुझसे नहीं बोलती। पूर्णिमा ने मुंह फुलाते हुए कहा। इसके बजाय मेरी गर्दन पर कटार फेर दो, मैं ज़्यादा सुखी रहूंगी। नैना ने उसके सीने पर ठोरी रखते हुए कहा और पूर्णिमा ने उसके बाल दोनों मुट्ठियों में पकड़ लिए। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। वो नैना के बालों को झंझोड़ते हुए बोली। मेरी रानी, कोई आज्ञा तो दो, नैना जान वार देगी। अब मैं हर बात की तुझे आज्ञा देती रहूं? क्यों? मुझे समझाओ मेरी रानी। हाँ हाँ, हर बात तुझे समझाऊं, जैसे तू खुद तो जानती नहीं। क्या मैं पूरा जीवन इसी तरह ही गुजार दूंगी? क्या मैं इसीलिए पैदा हुई थी कि जवानी बुढ़ापे की आगोश में डाल दूं, फिर विधवा होकर बूढ़ी हो जाऊं? अरे भगवान ना करे नैना। उसने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। भगवान तो कर चुका है नैना, अब और क्या करेगा? पूर्णिमा ने उदासी से कहा। आज आप कैसी बातें कर रही हैं राजरानी, मैं परेशान हो जाऊंगी। एक तू ही तो मेरी राजदार सखी है नैना, वरना मैं संसार में किस कदर तन्हा हूँ। ओह, मैं समझी, राजकुमार सरिंदर की याद सता रही है। नैना मुस्कुराते हुए बोली। सरिंदर, शायद हम उसे मुतासिर करने में कामयाब नहीं हुए। नामुमकिन है राजरानी, मैंने भैया की शक्ल देखी थी और मेरी निगाहें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन खंडाली का मामूली सा राजकुमार भरत नवाज की राजरानी और आसमानी हुस्न की मलका के सामने दोबारा आने की जुर्रत कैसे कर सकता है? अगर उसे भी हमसे लगाव होता ना नैना, तो वो हमसे दोबारा मिलने की कोशिश जरूर करता। हिम्मत ना कर सका होगा राजरानी। फिर उसे हिम्मत कौन दिलाएगा? तुम्हारी दासी। हमें तुमसे यही तो गिला है, तूने अब तक हमारे मन का भेद नहीं पाया, हालांकि तू हमारी सखी है। दासी क्षमा चाहती है और इसके साथ ही आज्ञा भी चाहती है, नैना ने कहा। कहाँ जा रही है? खंडाली। अभी जाकर तैयारियां करूंगी और कल सुबह महेंद्र के साथ चली जाऊंगी। मगर सुन, तू जल्दबाज कहेगी क्या? पूर्णिमा ने संभल कर बैठते हुए कहा। सखी का काम सखी जाने, जो मन में आया कह दूंगी, हमें उसकी नजरों से गिरा ना देना। पूर्णिमा आहिस्ता से बोली। ऐसा ना सोचो राजरानी जी, ऐसे अपनी नैना से ऐसी उम्मीद रखती हो? नैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। नहीं, पूर्णिमा ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए नैना की गर्दन में बाहें डाल दी। क्या सोच रहे हो महेंद्र? नैना ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं भागीवान, महेंद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं महसूस कर रही हूँ तुम कुछ बूढ़े होते जा रहे हो, हर वक्त सुस्त रहने लगे हो और रंग भी पीला पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है नैना, बेकार बैठा खा कर खूब मोटा तो हो रहा हूँ, महेंद्र ने लेटते हुए कहा। और नैना ने न जाने क्या सोचकर उसे देखा। सच्ची तो था, महेंद्र अपनी हिस्स को बैठा था। उसके जिस्म पर चर्बी चढ़ने लगी थी, गर्दन लटक आई थी। गो शक्लो सूरत अब भी मोहनी थी, मगर उसके नकूश में एक बेजारी सी झलकने लगी थी। तब नैना की निगाहें रुत में लगे हुए आईने की तरफ उठ गईं। आईना उसका अंग अंग चूम रहा था। उसने नैना के पूरे पेकर को खुद में समो लिया था और उसकी जो तस्वीर पेश कर रहा था वो काबिले दीद थी। गुलाब के फूल की तरह शगुफ्ता चेहरा, रुखसारों पे ये नाचती जवानी की सुर्खी और खूबसूरत होंठ, सुराहीदार गर्दन, पतली कमर, रंगो दूध की इस तरह सफेद, चेहरे पर एक भी दाग नहीं, संगे मरमर की तरह सडोल जिस्म। बड़ा फर्क है मुझ में और महेंद्र में। महेंद्र ने एक गहरी सांस ली। और ये ज्यादा देर तक मेरा साथ ना दे सकेगा, अब उसकी मोहब्बत भी बूढ़ी होती जा रही है। फिर उसे पूर्णिमा याद आई, चांदनी से तश्कील पाई हुई औरत, लेकिन जो हुस्न की सही कीमत नहीं उसे मुए महेंद्र है। अब जान छुड़ा ही लेनी चाहिए इससे। उसने रथ चलाते हुए महेंद्र को देखकर एक गहरी सांस ली। दोनों खंडाली जा रहे थे, पहले की तरह नहीं, बल्कि बड़े इत्मीनान और सुकून से। आला दर्जे के रथ में सवार होकर सरिंदर ने उसे बहन बनाया था और वो भाई के घर जा रही थी। सरिंदर उसे भी बेहद पसंद था, लेकिन पूर्णिमा की पसंद पर हाथ डालने की वो हिम्मत भी मरकर नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने फौरन सरिंदर को भाई बना लिया था, ताकि पूर्णिमा के दिल में कोई बदगुमानी पैदा ना हो।
वो इस खतरनाक औरत को खूब जानती थी, जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता था। बहरहाल उसने फैसला कर लिया कि अपना भी कोई मुनासिब बंदोबस्त करेगी। रुत भरतनवाज की तरफ दौड़ रहा था। बैलों के गले की घंटियां मुतन्नम आवाज में बज रही थीं। फिर वो भरतनवाज की सरहद से निकलकर खंडाली की सरहद में दाखिल हो गए और खंडाली की सरहद के रखवालों ने रथ रोक लिया। मैं राजकुमार सरंदर की मुँह बोली बहन हूँ, उसे मेरी आमद की इतला दो। और सरहदी मुहाफिज उसे बड़े एहतराम से महल ले गए। सरंदर कहीं बाहर गया हुआ था। जगंदर ने उसकी खूब आओ भगत की। उसने भी नैना को बेटी का दर्जा दिया था। सुरेंद्र भैया कब तक आएंगे? पिताजी, नैना ने पूछा। शाम को आ जाएगा बेटी, मैंने सिपाही दौड़ा दिया है, करीब के शहर गया हुआ है, जगेंद्र ने कहा। इस नेक आदमी ने लैलावती की तरह नैना को समझा। नैना सुरेंद्र का इंतजार करती रही। नैना के आने की इतला सुनकर सुरेंद्र आंधी तूफान की तरह आया था। उसने नैना से मुलाकात की और मोहब्बत से इनके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, हमने तो सोचा था कि तुम हमें भूल ही गई बहन। वाह, कोई सुरेंद्र जैसे भाई को कैसे भूल सकता है? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। सुरेंद्र की आंखों में बहुत से सवाल मचल रहे थे, लेकिन वो पूछने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। लेकिन रात के भोजन के बाद नैना ने उसकी मुश्किल खुद ही हल कर दी थी। वो इसके महल के पाई बाग में मिली थी। कैसी गुजर रही है सुरेंद्र भैया? उसने मुस्कुराते हुए कहा और वो संगे मरमर के सिंहासन पर बैठ गई, जो एक खूबसूरत हौज के किनारे बना हुआ था। इस वक्त इन दोनों के अलावा पाई बाग में कोई नहीं था। महेंद्र बेचारे की क्या मजाल थी कि वो नैना के किसी मामले में मुदाखलत कर सकता। ठीक है, दिन रात कामों में मशगूल रखता हूँ अपने आप को, तन्हाई से डर लगता है। तुम तो सुनाओ, कैसे इतने दिन के बाद भैया की याद आ गई? भैया को भूली कब थी? बहन तो मजबूर थी, लेकिन कभी भैया ने भी खबर नहीं ली, हिम्मत नहीं पड़ी थी, सुरेंद्र ने कहा। क्यों? क्या आप भरत नवाज वालों से डरते हो? भरत नवाज से नहीं, बस रानी पूर्णिमा से डर लगता है। अरे क्यों? नैना ने हैरत से कहा। रानी जी बड़े दिल गुर्दे की मालिक हैं। उन्होंने इंसाफ पर अपना सुहाग वार दिया। मेरे मन में उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को उनके सुहाग के काबिल नहीं समझता। गो शरद चंद्र ने भी मेरी बहन के साथ बुरा सलूक किया था। तुम्हें नहीं मालूम भैया, रानी पूर्णिमा अभी बड़ी दुखियारी है। तुमने उसे देखा क्या? वो सुंदर नहीं है? आकाश की अप्सराओं से भी ज्यादा। क्या वो जवान नहीं? तारों भरी रात की तरह। सुरेंद्र बेखुदी से बोला। क्या वो इस लायक थी कि बूढ़े शरद चंद्र की हवस की भेंट चढ़ जाए? हरगिज नहीं, उसे तो किसी शाख पर उगना चाहिए था। वो मजबूर थी। शरद चंद्र ने उसे जबरदस्ती अपनाया था। वो बेसहारा थी। उसके चचा ने उसकी परवरिश की और फिर इख्तिदार हासिल करने के लिए उसे शरद चंद्र के हवाले कर दिया। वो बेचारी अरमान भरी तो सदा की दुखियारी थी, और अब वो जवानी में विधवा हो गई। सुरेंद्र सर झुकाए बैठा रहा। नैना गौर से उसके चेहरे का जायजा ले रही थी। फिर उसने दर्दनाक लहजे में कहा, अक्सर तन्हाइयों में वो खुद से बातें करती है। वो भरत नवाज की रानी। सुरेंद्र भैया, लेकिन इसके साथ वो एक औरत भी है, और वो औरत जिसे जीवन भर प्यार नहीं मिला। काश मैं उसके लिए कुछ कर सकता। सुरेंद्र ने लरजती हुई आवाज से कहा। तुम उससे दोबारा मिलने भी नहीं आए भैया? क्या वो मुझसे मिलना पसंद करेगी? सुरेंद्र चुम कर बोला। कई बार पूछ चुकी हैं राजरानी कि सुरेंद्र की भी कोई खबर खैर मिली, न जाने वो कैसे हैं। और सुरेंद्र बेइख्तियार हो गया। वो बेसाख्ता बोल पड़ा। मैं तो खुद उसके लिए दिन रात बेकल हूँ। मेरी आंखों में तो हर वक्त उनकी मोहनी सूरत रहती है। मैंने तो जिस दिन से उन्हें देखा है, मेरा सुकून छिन गया है। मैं सख्त परेशान हूँ मेरी बहन, मैं सख्त परेशान हूँ। मेरे मन को शांति नहीं मिलती। लाख खुद को समझाता हूँ, मगर नैना ने चेहरे पर हैरत के आसार पैदा कर लिए। फिर उसने सुरेंद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, इसका मतलब है कि मन से तुमने मुझे अपनी बहन नहीं माना भैया? नहीं, ये तो मेरा मन जानता है। तब फिर तुमने मुझसे मन की बात क्यों नहीं कही? बताओ, तुमने मुझे अपना भेद क्यों नहीं बताया? मैं तुझे क्या बताता, क्या कहता मैं तुझसे? और तू मुझे कहाँ मिलती? जब मन चाहे आदमी बेचकर बुला लो। ओ हाँ, ये मेरी गलती है। क्या तुम इसे पसंद करते हो भैया? साफ साफ बताना। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं उससे मन हार गया हूँ। बहुत बड़ा भेद अचानक खुल गया है भैया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राजरानी की दासी का ये कारण भी हो सकता है। राजरानी की दासी? मेरी बात मान लो भैया, मेरी बात मान लो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने उसी दिन से राजरानी को खोया देखा है, जिस रोज से वो तुमसे मिलकर गई है। पूर्णिमा मेरी सखी है। उसने मेरा नाम बदल कर नैना रख लिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पहले मैं परेशान थी। वो शरद चंद्र से भी जरा प्रेम नहीं करती थी, इसलिए उसकी मौत का उसे क्या दुख होता। गो समझने वाले यही समझ रहे थे। मेरी समझ में भी उसका दुख नहीं आया था। ये आज मैं सब कुछ समझ गई, आज मैं सब कुछ जान गई भैया।
क्या कह रही हो नैना? सुरेंद्र हैरत से बोला। मैं औरत हूँ भैया, औरत के मन का रोग जानती हूँ। कभी कभी सोचती थी कि रानी जी की ये कैसी हालत है। ऐसी हालत तो प्रेम में ही हो जाती है, मगर वो रानी हैं और मैं उनकी एक मामूली दासी। गो रानी पूर्णिमा बहुत दयालु हैं, वो मुझे भी बहन समान जानती हैं, लेकिन मैं उनसे ये बात पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं नहीं जान सकती थी कि उनके मन को किसका रोग है। पर तूने मेरी ये मुश्किल हल कर दी। मगर क्या ये ज़रूरी है कि वो मुझसे प्रेम करती हों? सुरेंद्र की खबर मिली नैना? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि सुरेंद्र उन्हें हमेशा याद रहते हैं। नैना, नैना मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, अगर ये सच है तो मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। अब मैं तुझसे क्या छुपाऊं नैना, मैं उसी दिन से सख्त परेशान हूँ, दिल ही नहीं लगता। कहीं भी चला जाऊं उसकी मोहनी सूरत निगाहों में रहती है। पिताजी और माताजी भी कई बार मेरी परेशानी के बारे में पूछ चुके हैं। मेरे लिए कुछ करो नैना, मेरे लिए कुछ करो। अपने भैया के लिए कुछ नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? लेकिन एक शर्त है भैया। क्या शर्त? जो मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ, तन मन से तैयार हूँ। ठीक है, तब किसी रात भरत नवास आ जाओ। हैं? वो किस तरह? राजकुमार बनकर नहीं, प्रेमी बनकर। नैना ने आंखें मटकाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं समझा नैना, सुरेंद्र ने बेबसी से कहा। हाय राम, प्रेम ने तो मेरे भैया की सुध बुद्धि खो दी। मेरे कहने का मतलब है ये है भैया कि खामोशी से भरत नवाज आ जाओ, एक आम आदमी के रूप में, इसी रास्ते से जिससे पहले भरत नवाज में दाखिल हुए थे। फिर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रानी पूर्णिमा से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। सच नैना? सुरेंद्र खुश होकर बोला। बिल्कुल सच, नैना ने कहा। और सुरेंद्र ने बेइख्तियार उसे सीने से लगा लिया। उसके जवान और चौड़े सीने से लगकर नैना एक लम्हे के लिए खो गई। उसका बदन टूटने लगा। हाय, कैसा कड़ियल जवान है। और महेंद्र, तू मेरी सच्ची बहन है नैना। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नैना मैं कहाँ आऊँ? अपनी नैना के पास। तुम्हारा मित्र मेरा घर जानता है। तू राज रानी से क्या कहेगी? लो और लो, मैं तो कुछ भी ना कहूँगी, हवा भी ना लगने दूंगी इन बातों की। बस अचानक तुम दोनों का सामना करा दूंगी और उसके बाद की घटनाओं से तुम खुद निपट लेना। मगर मैं उससे क्या कहूँगा? सुरेंद्र ने हाथ मलते हुए कहा। लो, ये भी अब मैं ही बताऊँ? मैं कोई मर्द हूँ, ये तो मर्द ही जानते हैं कि इन्हें अपनी प्रेमिकाओं से कैसी गुफ्तगू करनी चाहिए। नैना ने हंसते हुए कहा। तो ठीक है नैना, लेकिन मुझे ये कैसे मालूम होगा कि पूर्णिमा भी मुझसे प्रेम करती है? मेरा मतलब, अगर उसने मेरी बात का बुरा मनाया तो? भैया, तुम भी निरे बुद्धू हो। कोई जाते ही उससे प्रेम झाड़ना शुरू कर दोगे। हालात देखना, अंदाजा करना, और फिर अब तुम्हें तो एक एक बात बतानी पड़ रही है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, ये मेरा जिम्मे का काम नहीं बिगड़ेगा। अगर बात बिगड़ी तो मैं संभाल लूंगी। हाँ, ये ठीक है, तो मैं फिर कब आऊँ? जब मन चाहे तो अभी चले जाओ। अरे, मन तो यही चाह रहा है, मगर खैर अभी तो तुम यहाँ हो। मैं बस तुमसे मिलने चली आई थी भैया, कल चली जाऊंगी। और फिर तुम ऐसा करना, मंगल की रात को पहुँच जाना। क्यों, कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक, मैं पहुँच जाऊंगा, सुरेंद्र ने कहा। अच्छा, मुझे अब आज्ञा दो, नैना ने कहा। और सुरेंद्र ने उसकी पेशानी पर बोसा दिया। नैना वापस अपनी क्यामगाह की तरफ चल पड़ी। वो दिल ही दिल में हंस रही थी। सुरेंद्र महाराज, काम तो पहले ही बना हुआ है, क्यों इतने बदहवास हो रहे हो? लेकिन तुम जैसे इतना भोले और अलहड़ समझ रहे हो, वो न जाने क्या चीज़ है। चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारे अच्छे दिन हैं। अभी तो तुम रानी पूर्णिमा के चहीते हो। हाँ, ये दूसरी बात है कि किसी समय तुम भी उसकी निगाहों से उतर जाओ और तुम्हारा हशर भी राकेश चरण से मुख्तलिफ ना हो। और फिर ये भी ठीक भी है, एक मर्द जी का जंजाल बन जाता है। पहले तो प्रेम दीवाना होता है, खूब दिल की गर्मी निकालता है, उसके बाद भोंदू बनकर रह जाता है। जैसे मेरा महेंद्र। सोचती हुई वो अपनी क्यामगाह में दाखिल हो गई। महेंद्र को वो सोता छोड़ गई थी, लेकिन इस वक्त महेंद्र बिस्तर पर मौजूद नहीं था। वो उस खिड़की के पास खड़ा था जो पाई बाग में खुलती थी। जाग कैसे गए? वो बिस्तर में घुसते हुए बोला, लेकिन महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। महेंद्र, नैना ने आवाज दी और महेंद्र पलट पड़ा, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर अजीब तासरात। तुम्हें क्या हो गया महेंद्र? वो हैरत से बोली। मुझे सिर्फ एक बात पर हैरत है नैना, वो चीखते हुए लहजे में बोला। कौन सी बात? अगर तुम यहाँ रंगरलियां मनाने आई थी तो अकेली ही क्यों ना आ गई? मुझे साथ लाने की क्या जरूरत थी? रंगरलियां? क्या कह रहे हो महेंद्र? औरत कभी समझ में नहीं आ सकती नैना। न जाने वो क्या शय है, न जाने वो मर्द को कैसे कैसे तरीके से पागल बनाती है। बज़ाहिर वो खूबसूरत, नाजुक और कमज़ोर सी लगती है, लेकिन उसके मन की गहराइयों की था मुश्किल है। मैंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है नैना? क्या तुम्हारा मन मुझसे भर गया है? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो महेंद्र? हुआ क्या है? मुझे नहीं मालूम था नैना कि तुम एक बार यहाँ क्यों आई थी। मैं जानता हूँ तुम पूर्णिमा की सुखी हो,
और तुम्हारे साथ रहकर मुझे पूर्णिमा के बारे में भी खूब मालूम हो चुका है। अगर तुम अपने प्रेमी से मिलने आई थी तो मुझे साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या बक रहे हो महेंद्र? नैना बिगड़ कर बोली। आवाज़ ऊंची मत कर नैना, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी सियानी हो, लेकिन गैरतमंद मर्द जान दे देते हैं। अगर मैं अभी गंडासे से तुम्हारा और सुरेंद्र की गर्दन उड़ा दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जोगिंदर मेरी लाश घोड़ों से बांधकर घोड़े दौड़ा देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक आवारा औरत के लिए अपनी जान क्यों दूँ? सुनो, बस तुम अपना प्रेम नाटक ख़त्म करो और मुझे साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। नैना चौंक पड़ी और गहरी सोच में डूब गई। ये महेंद्र तो अब काफ़ी हद तक खतरनाक हो चुका था। उसकी सोच बहुत ऊंची चली गई थी। अब तो इसका फौरी इंतज़ाम करना ज़रूरी था, लेकिन पूर्णिमा से मशवरा किए बगैर कुछ करना मुनासिब नहीं था। और बहरहाल वो पूर्णिमा की साथी थी। गहरी सोच और जहानत ही की वजह से पूर्णिमा ने उसे ये दर्जा दिया था। वो ये भी सोचना जानती थी इस वक्त बारूद के ढेर पर चिंगारी डालना मुनासिब नहीं, वो इस वक्त तो मिट्टी ही डालनी पड़ेगी। चुनाचे उसने फौरन ही मूड बदल लिया और शिकायती अंदाज में महेंद्र को देखते हुए बोली, मुझे मेरा कसूर भी ना बताओगे महेंद्र? कसूर? मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहूँगा नैना। इस खुली खिड़की से बाहर देखो और खुद फैसला कर लो। आओ देखो, गौर करो, यहाँ से कौन सी जगह नजर आती है? महेंद्र उसका बाजू पकड़कर उसे खिड़की तक धकेल कर ले गया और नैना ने वहाँ से बाहर का मंजर देखा। वो जगह साफ नजर आती थी जहाँ थोड़ी देर पहले नैना और सुरेंद्र खड़े थे। नैना ने थोड़ी देर पहले के मनाजर को याद करके एक गहरी सांस ली। महेंद्र, उसने संजीदगी से कहा, क्या तुम सुरेंद्र से मेरी मुलाकात पर खफा हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुरेंद्र, सोच समझ कर बात करो महेंद्र, तुम भी हिंदू जात से ताल्लुक रखते हो, क्या आप बहन भाई का रिश्ता भी गंदा हो सकता है? दुनिया के लिए बहन भाई, लेकिन और कुछ ना कहो महेंद्र। मैं झूठी हूँ, लेकिन सुरेंद्र को मंदिर में ले जाओ, उसे कृष्ण भगवान के चरणों में खड़ा करके उससे सौगंध लो कि क्या उसके मन में मेरे लिए बहन के अलावा कोई और रिश्ता है। मगर मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके सीने से लगा देखा है। वो एक मोहब्बत करने वाला भाई है, बस। मैं और कुछ नहीं कहूँगी। नैना मुँह लपेट कर पड़ गई और महेंद्र न जाने कब तक अपने ख्याल पर गौर करता रहा। फिर उसने सोचा, क्या दर हकीकत उसे गलत फहमी है? सुरेंद्र साहिब इख्तियार है, नैना भी कई गई गुजरी नहीं। अगर वो दोनों एक होना चाहते हैं तो इन्हें कौन रोक सकता है? क्या वो सचमुच एक दूसरे को बहन भाई मानते हैं? अगर ऐसा है तो इससे बड़ी भूल हुई है। उसने खटवांटनी के लिए पड़ी तन्हा नैना को देखा और उसे अफसोस होने लगा। उसका दिल चाहा कि नैना से माफ़ी मांग ले। फिर उसने सोचा कि अभी वो गर्म है, उसने नैना को भी बुरा कहा है, यहाँ से वापसी के बाद ही सही। लेकिन वो बेवकूफ़ क्या जानता था कि वो अपने लिए क्या बीज बो चुका है। नैना के जहन में अब उसके खिलाफ नफरत के अलावा और कुछ नहीं था। और नैना पूर्णिमा की सखी थी, साहिब इक़्तिदार थी। आने वाला वक्त ना जाने महेंद्र के लिए कौन सी मुसीबतें लाने वाला था। बहरहाल नैना ने इस वक्त मसलियत से काम लिया था, लेकिन महेंद्र को इसकी बकवास की मुनासिब सज़ा देना चाहती थी। यहाँ रुकने का अब कोई काम नहीं रह गया था। चुनाचे दूसरे दिन उसने रवानगी का फैसला कर लिया। दूसरी सुबह जब वो जागी तो महेंद्र ठीक था। शायद उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया था। नैना ने सोचा कि क्या वो फिर चालाकी से काम ले कर कुछ करना चाहता था। नैना ने उससे होशियार रहने का फैसला कर लिया। सुरेंद्र और जोगिंदर नाथ ने उसे अपने हाथों से रुत में सवार किया। जोगिंदर नाथ ने उसे अशरफियों की एक थैली और कुछ जेवरात भी दिए थे और सुरेंद्र ने भी कुछ तोहफ़े दिए थे। जब रुत रवाना होने लगा तो सुरेंद्र ने आहिस्ता से कहा, मेरी मुंतज़िर रहना नैना, मैं इंतज़ार करूंगी भैया। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और रुत आगे बढ़ गया। सुरेंद्र के सिपाही नैना को पूरे एहतराम से छोड़ने आए थे। पूर्णिमा बेचैनी से इसकी मुंतज़िर थी। उसे नैना के आने की इत्तला मिल गई थी, लेकिन अभी नैना उसके पास पहुंची नहीं थी। पूर्णिमा ने इस दौरान तन्हाई हासिल कर ली थी। वो नैना की मुंतज़िर थी। नैना को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। हाय नैना, ज़िंदगी में पहली बार इतनी शिद्दत, इतनी बेजानी से किसी का इंतज़ार किया है। समय था कि टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूर्णिमा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा। नैना ने दोनों आंखें बंद कर लीं और पूर्णिमा की सिमत झुक गई। मेरी आंखों को चूम ले रानी जी, इन आंखों ने आपके प्रेमी को देखा है, तसल्ली हो जाएगी। और रानी पूर्णिमा ने सचमुच उसकी आंखें चूम लीं। फिर उसके गाल पर प्यार से एक चपत रसीद करते हुए बोली, बस अब ज़्यादा नाटक ना कर नैना, तुझे मेरी बेचैनी का एहसास नहीं, मुझे पूरा पूरा एहसास है रानी जी। पर जो कुछ मैं आपको सुनाऊंगी वो आपकी सारी बेचैनी दूर कर देगा। बड़ी कठोर हो नैना, जल्दी बता, भगवान के लिए जल्दी बता, क्या सुरेंद्र से मुलाकात हुई? क्यों ना होती, नैना ने आंख मटका कर बोली। क्या गुफ्तगू हुई? क्या मुलाकात तन्हाई में हुई थी? हाँ, मेरा जिक्र हुआ, आपके अलावा और किसका जिक्र होता। बड़ी खुशनसीब हैं आप रानी जी, आपका प्रेमी भी आपकी आग में जल रहा है। क्या बात हुई उनसे नैना? और नैना ने मजीद अदाकारी मुनासिब ना समझी। पूर्णिमा का पारा चढ़ भी सकता था, चुनाचे उसने शुरू से लेकर आखिर तक होने वाली पूरी गुफ्तगू सुना दी।
पूर्णिमा बड़ी महवियत से ये बातें सुन रही थी। उसे नैना की जहानत पर खुशी हुई थी। नैना ने पूर्णिमा के दिल का भेद नहीं खोला था, लेकिन खुद सुरेंद्र के दिल का हाल मालूम कराई थी, और इस तरह पूर्णिमा का मान भी रह गया। परसों वो मेरे पास आएंगे और फिर मैं उन्हें आपके पास पहुंचा दूंगी। पूर्णिमा खामोशी से उसे देख रही थी। नैना के खामोश होने के बाद भी वो इसी तरह बैठी रही। तब नैना घबरा कर बोली, क्या बात है रानी जी, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? पूर्णिमा चुंकी, मुस्कुराई और फिर उसने आगे बढ़कर नैना को सीने से लगाकर भींच लिया। नैना, अब तू हमारी सखी ही नहीं रही, बल्कि तूने हम पर एहसान भी किया है। हम तेरे इस एहसान को याद रखेंगे और कभी इसका बदला भी देंगे। उसने संजीदगी से कहा, ऐसी बातें ना करें रानी जी, नैना का मन घायल हो जाएगा। नैना तो आप पर जान भी वार कर सकती है। सच मानो रानी जी, मैं आपके काम सिर्फ इसलिए नहीं करती कि मैं आपकी दासी हूँ या आपने मेरे ऊपर बहुत से एहसानात किए हैं, बल्कि मेरे मन की गहराइयों में आपसे मुझे इश्क है। मैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करती हूँ। आपको कुछ देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। हमें यकीन है नैना, पूर्णिमा ने उसे भेंचे भेंचे कहा, और फिर काफ़ी देर तक वो सुरेंद्र की पुरस्कार आमद के बारे में गुफ्तगू करती रही। पूर्णिमा का चेहरा मुसरत से गुलजार हो गया था। अब क्या आ गया है राज रानी जी? नैना ने पूछा। नैना, अब तू हमें तेरे महेंद्र पर गुस्सा आने लगा है। पूर्णिमा ने कहा। क्यों? नैना चौंक कर बोली, बस हमारा मन चाहता है कि तू हमारे पास ही सोया करे, मगर ये महेंद्र, इसकी वजह से तुझे जाना पड़ता है। इस खुशी के समय रानी जी, मैं आपसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहना चाहती थी जिससे आपके मन को दुख होता, और आपने उसका नाम ले लिया तो मैं बाज नहीं रह सकती। नैना ने संजीदगी से कहा, और पूर्णिमा चौंक पड़ी। अरे क्या बात है? वो एकदम संजीदा हो गई। हाँ, बात तो खास है रानी जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये महेंद्र अब हाथ से निकल रहा है। नीच जात है, मखमल रास नहीं आ रही, ऊंचे दिमाग हो गए हैं। खुद तो मर्दों किसी एक शान भी पैदा ना कर सका और दूसरों को देखकर जलता है। बात मेरी हद तक होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन रानी दीदी, मैं तुम्हारे लिए कोई बात नहीं सुन सकती। खुलकर बता नैना। पूर्णिमा भी संजीदा हो गई। बस खुलकर ही बता रही हूँ कि महेंद्र का कुछ इंतजाम जरूरी है। इसने खंडाली में मुझे और सुरेंद्र को यकजा देखा, और इसने जो गुफ्तगू की वो बहुत खराब थी। क्या गुफ्तगू थी? पूर्णिमा ने संजीदगी से पूछा, और नैना ने अपनी और महेंद्र की सारी गुफ्तगू नमक मिर्च लगाकर पूर्णिमा को सुना दी। पूर्णिमा का चेहरा सपाट था, उसमें कोई खास तासुर पैदा ना हुआ। नैना की कहानी सुनकर चंद साथ खामोश रही, फिर बोली, तेरा कहना ठीक है नैना, वो घूरी हमारे कुछ राजों से भी वाकिफ है। हाँ राज रानी जी, और फिर वो नीच जात है। इसे कोई तकलीफ पहुंचे तो तुझे दुख तो ना होगा? मैं तो अब इस पापी की सूरत से भी नफरत करूं। मेरा प्रेमी था, मेरे लिए कुछ कह लेता, लेकिन चिंता मत करो नैना, वो क्या हैसियत रखता है, उसका इंतजाम हो जाएगा। पूर्णिमा ने कहा, और नैना उसकी शक्ल दिखने लगी। फिर पूर्णिमा मुस्कुराई तो वो खुद भी मुस्कुरा दी। उधर सुरेंद्र के हाथ पांव फूले हुए थे। वो इस कदर खटन रास्ते में की तरफ सफ़र कर रहा था, लेकिन उसकी बदहवासी रास्ते की सोबतों की वजह से नहीं। मोहब्बत करने वाले तो तमाम परेशानियों का पहले से अंदाज़ा कर लेते हैं। इश्क के मैदान में कदम रखने से पहले उंगली पट्टे मजबूत करने होते हैं, खाला जी का घर नहीं। सुरेंद्र की बदहवासी की वजह से पूर्णिमा से अचानक मुलाकात होने की सबील निकल आना थी। फिर नैना ने उसे जो कुछ सुनाया था, उसने सुरेंद्र को नई जिंदगी दी थी। गयूर राजकुमार अपनी बहन की मौत से बहुत दिल बर्दाश्ता था। इसके दिल में तूफान उठा था, और इसने बाप से इजाज़त मांगी थी कि शरद चंद्र से बदला लेने दिया जाए। लेकिन जोगिंदर नाथ जहाँ दीदा था, वो जानता था कि शरद चंद्र की कुव्वत बहुत है। खंडाली भरत नवाज के फौजियों से मुकाबला ना कर सकेगा। लेकिन इसके दिल में भरत नवाज की तरफ से शदीद नफरत थी। भरत नवाज की एक एक फर्द से वो नफरत करता था। नैना एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसका ताल्लुक भरत नवाज से था। ये मालूम करके सुरेंद्र भड़क उठा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन की सखी है तो उसके दिल को सुकून मिल गया। उसने अपनी बहन के कातिल से बदला भी ले लिया था। और हाँ, उसकी मुलाकात पूर्णिमा से हुई। इस हसीन लड़की को देखकर सुरेंद्र हवास खो बैठा। वो अचंभे में पड़ गया, और फिर ये सोचकर इसका दिल डूबने लगा कि उसने उस अरमान भरी का सुहाग उजाड़ दिया, और अब वो विधवा है। यकीनन वो इससे नफरत करती होगी। लेकिन यहाँ भी नैना ने ही उसे संभाला जब उसने बताया कि पूर्णिमा तो शरद चंद्र से नफरत करती थी। वो तो ज़बरदस्ती उसके पंजे में फंसी हुई चिड़िया थी। पूर्णिमा उसके दिल में चमकी थी और फिर निगाहों से ओझल हो गई, लेकिन उसकी मोहनी सूरत सुरेंद्र के दिल पर नक्श हो गई थी, और वो उस दिन से आज तक तड़प रहा था। दिन के हंगामों में दूसरों के सामने वो खुद को संभाले रखता, लेकिन रात आहों की रात होती। बिस्तर उसकी बेचैनियों का राजदार होता था। प्रेम भी किया तो किसी से कोई काबिल हसूल शय नहीं थी। उसकी राजधानी खंडाली से बड़ी थी, और वो वहाँ की मुतलिकुल अरान मलका थी। फिर वो विधवा थी, लिहाजा उसके हसूल का कोई जरिया ना था। वो अपनी हसरत नसीबी पर बहुत कुड़ता था। मायूसी यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब वो एक निगाह देखने के लिए तरस रहा था। नाकाबिले हसूल शय नज़र ही आ जाए तो दिल की प्यासी किसी हद तक जाए।
फिर शायद ही उसकी आहों का असर ही था कि अचानक न सिर्फ पूर्णिमा से मुलाकात की सबील निकल आई, बल्कि नैना ने एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर सुरेंद्र का मन डोल गया। क्या नैना ने ठीक कहा था? क्या दूसरी तरफ भी आग के शोलों की गर्मी पहुंची है? अगर ये दुरुस्त है तो दुनिया की हर रीत तोड़ दी जाएगी, हर रस्म ठुकरा दी जाएगी और पूर्णिमा को अपनाने के लिए पूरी दुनिया से मुखालफत मोल ले ली जाएगी। पूर्णिमा है पूर्णिमा, उनका दिल यही गर्दान कर रहा था और उसका कवि है कल घोड़ा दुश्वार गुजार रास्तों को तय करता हुआ मंजिल की तरफ जा रहा था। लेकिन ख्याल महबूब दूसरे ख्यालात की गुंजाइश कहाँ छोड़ता है। मंजिल आसान से आसान तर हो जाती है। शाम डूब रही थी जब सुरेंद्र भरत नवास में दाखिल हुआ। उसने जो रास्ता इख्तियार किया, यहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था। इस रास्ते को पुष्ट से तय करते हुए वो भरत नवास में शाही महलात तक भी जा सकता था और नैना से अपना खूब पता खूब बता दिया था। इस वक्त वो एक आम आदमी के लिबास में घोड़े पर एक मामूली ज़ेन के सिवा कुछ नहीं था। हाँ, अलबत्ता घोड़े और उस पर बैठे हुए सवार की शान देखकर लोग उसके बारे में शुबे में पड़ सकते थे, लेकिन झटपटा हो चुका और बाजारों में रौनक कम होने लगी। सुरेंद्र सुकून से सफ़र करता हुआ एक सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक ने उसकी आवभगत की और सुरेंद्र ने अपना घोड़ा सराय के अस्तबल में बांध दिया। सराय की मालिका को उसने अच्छी खासी रकम देकर अपने रहने के लिए जगह हासिल की और फिर उसे अपने साथ लाई हुई पोटली खोल ली। इसमें दूसरा लिबास था जो उसने मुंह हाथ धोने के बाद पहन लिया। फिर दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ बाहर निकल गया। नैना ने उसे सारी सिचुएशन बता दी थी। चुनाचे चोर रास्तों से राजमहल में दाखिल होने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई। ये चोर रास्ते बड़े महफूज थे, लेकिन बशर्ती के इनके बारे में किसी को मालूम ना हो। मिलाखिर वो नैना के ज़ाती महल पहुंच गया जो पूर्णिमा ने उसे दिया था। नैना उसी की मुंतजिर थी। महेंद्र को उसने एक ज़रूरी काम बताकर दूसरे गाँव भेज दिया था। सुरेंद्र को देखकर वो खुशी से खिल गई। उसने लपक कर सुरेंद्र की गर्दन में बाहें डाल दी। आ गए भैया, वो खुशी से चीख पड़ी। मेरी प्यारी बहन, सुरेंद्र ने उसे सीने से भेजते हुए कहा। अमूमन बहनों की मुश्किलात दूर करना भाइयों का काम होता है, लेकिन मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरी मुश्किलात मेरी बहन के कंधों पर आन पड़ी हैं। कैसी बातें करते हो भैया? नैना उसकी गर्दन को करीब करते हुए बोली। मैं अपनी जान भी तुम पर वार सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? अगर वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं रिश्ता निभा कर दिखाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है भैया। रानी जी कैसी हैं? ठीक है भैया, तुझसे कुछ बातें हुई होंगी। बड़े मज़े की। नैना हंस पड़ी। क्या मुझे भी तो बताओ, सुरेंद्र ने इश्तियाक से कहा। कुरेद कुरेद कर खंडाली की बातें पूछी गईं। जोगिंदर नाथ चाचा के बारे में, महलात के बारे में, खंडाली के जनता के बारे में। बस एक नाम लेते हुए ज़बान लड़खड़ाई और वो थे सुरेंद्र। ओह, मेरे बारे में क्या पूछा? सुरेंद्र का दिल खुशी से नाचने लगा। यही कि इनसे भी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा किसी से तो कोई कई बार ज़ुबान लड़खड़ाई, तब कहीं जाकर मेरे भैया का नाम लिया गया। ओह, फिर तुमने क्या कहा? मैंने खूब छेड़ा और मैंने कहा हाँ मुलाकात हुई थी और आपको नमस्कार किया गया है। फिर मैंने छेड़ने के लिए सुरेंद्र भैया कह रहे थे कि आज कभी राज रानी से मुलाकात ना हो सकेगी। बड़ी कठोर हो नैना, तुमने मेरे आने के बारे में बताया? लो, मैं क्यों बताती? तो फिर अब क्या होगा? तुम अचानक उनके सामने जाओगे भैया। मैं छुप छुप कर देखती रहूंगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगी। तुम चिंता मत करना। क्या सोच रहे हो भैया? नैना ने कहा। खुद पर हंसी आ रही है, पर क्यों? सुरेंद्र जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कामते थे, जो शेरों की कछाड़ में घुसने में तामुल नहीं करता था, एक हसीन लड़की के सामने किस कदर खौफसदा है। डर मन से निकाल दो सुरेंद्र भैया, अपनी नैना की बात मान लो। निकाल दिया पगली। ठीक है, तो फिर जाओ, गोलबाग में जाओ। चांदनी रात है। पूर्णिमा महल के पीछे दरवाजे से निकलकर हौज के किनारे बेंच पर बैठ जाती हैं। अक्सर यहाँ रहती हैं, खास तौर से चांदनी रातों में। और ये कैफियत उस वक्त से है जब से वो आपसे मिलकर वापस आई हैं। मुझे गोलबाग का पता बता दो, सुरेंद्र ने कहा। मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर उसने प्यार से सुरेंद्र का हाथ पकड़ा और मकान के उकबी हिस्से पर पहुंच गई। गोलबाग भी इस इमारत के पीछे था। दूसरे किनारे पर पूर्णिमा का महल था। वो सुरेंद्र को लेकर दरख्तों की ओट में होती हुई उस जगह पहुंच गई जहां से सुरेंद्र दूसरी सिमत हौस था। सुरेंद्र का दिल धड़क उठा था। उसे हौस के किनारे बेंच पर कोई नजर आ रहा था। नैना ने उसकी कोख में चुटकी ली। जाओ भैया, राम भली करेगा शरीर, लेकिन देखो भाग में क्या लिखा है, सुरेंद्र ने कहा और दबे पांव आगे बढ़ गया। नैना ने दिल ही दिल में कहका लगाया था। सुरेंद्र पूर्णिमा की पुष्ट पर पहुंच गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। होंठ खामोश थे। जिस अंदाज में वो पूर्णिमा के सामने जा रहा था, इसमें किसी बहाने की गुंजाइश नहीं थी। सीधी सी बात ये थी कि वो यहाँ सिर्फ पूर्णिमा के पास ही तो आया था। वो पूर्णिमा की पुष्ट पर पहुंच गया। पूर्णिमा उस वक्त चांदनी की मादी तस्वीर मालूम हो रही थी। सफ़ेद बड़ाक साड़ी, किसी किस्म की परकारी से बेनूर चेहरा, सीधी मांग, मोटी मोटी स्याह आंखों से वो पानी में झांक रही थी। न जाने क्या देख रही थी। सुरेंद्र ने पानी में झांका और उसकी शक्ल साफ पानी में नुमाया हो गई। तब पूर्णिमा ने एक गहरी सांस ली और सरगोशी के आलम में बोली, ओह सुरेंद्र, यूँ मेरे सामने ना आया करो।
मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं कहीं की ना रहूँगी सुरेंद्र। चले जाओ भगवान के लिए, मेरे सामने से चले जाओ। तुम्हारे ख्यालों में तो मेरी रातों की नींदें लूट ली हैं। मुझसे तो ये पानी ही अच्छा है जो तुम्हारे ख्याल समेटे हुए है। सुरेंद्र ने हैरत से उसकी गुफ्तगू सुनी, समझी और उसके दिल में मुसरत के कमल खिल उठे। उसने समझ लिया कि पानी में उसकी शक्ल नजर आ रही है जिसे पूर्णिमा सिर्फ एक तसव्वुर समझ रही है। तो नैना का ख्याल दुरुस्त था। वो खुशी से बेकाबू होने लगा, लेकिन उसने बामुश्किल तमाम अपने आप को संभाला और फिर धीमे से बोला, पूर्णिमा, हाँ सुरेंद्र, मैं पूर्णिमा ही हूँ। मेरा नाम पूर्णिमा है, मगर मगर पूर्णिमा। सुरेंद्र ने कांपते हाथ उसके नरम गुदास शानों पर रख दिए और पूर्णिमा उछल पड़ी। उसने पलटकर सुरेंद्र की तरफ देखा और कैसी सुंदर आंखें थीं, कैसी अनोखी हैरानी थी इनमें। शबनम की तरह पाकीज़ा और शर्माई हुई आंखें, जोश मुसरत से दमकती हुई आंखें, वो सुरेंद्र को घूर रही थीं। सुरेंद्र के दिमाग में सन्नाटे छा रहे थे। सुरेंद्र, क्या क्या ये हकीकत है? क्या ये तुम ही हो सुरेंद्र? वो बेखुदी से बोली। हाँ, मैंने ही ये जसारत की है, सुरेंद्र ने जवाब दिया। और पूर्णिमा उछल पड़ी। उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी के जज्बात उभर रहे थे। आप सुरेंद्र, आप यहाँ कैसे आए? अपराधी हूँ, राजधानी सजा पाने आया हूँ। सुरेंद्र बेइख्तियार हो गया। पापी दिल ने पागल कर दिया है। आपके बिना जीवन सूना हो गया। मरना चाहता हूँ, भगवान के लिए मेरे सीने में खंजर घोंप दें। उसने पूर्णिमा के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर अपनी जसारत पर सुन होकर रह गया। लेकिन पूर्णिमा ने हाथ नहीं हटाए। उसके चेहरे के नकूश भी नहीं बिगड़े थे। आप आए कैसे? वो मुस्कुराते हुए बोली। बस चोरों की तरह आया हूँ, दीवानों की तरह आया हूँ राजरानी जी। मेरे सोचने समझने की कुव्वत ख़त्म हो गई है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अगर मेरा प्रेम स्वीकार ना हुआ तो मैं किसी नदी में गिरकर जान दे दूंगा। भगवान ना करे। पूर्णिमा ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आपके दुश्मन मरे सुरेंद्र। और मोहब्बत की इस अदा पर सुरेंद्र को जन्नत मिल गई। वो पूरे जज्बात से बेखुद हो गया और नीचे बैठता चला गया। तो आपने मुझे क्षमा कर दिया राजरानी। कैसी बातें करते हैं सुरेंद्र जी, आप हमारे मेहमान हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं? बेंच पर बैठिए। उसने सुरेंद्र के शाने पकड़े और उसे बेंच पर बिठा दिया और फिर खुद भी शर्माई शर्माई बैठ गई। आप मेरे इस तरह आने से नाराज़ तो नहीं हैं राजरानी? आप मुझे राजरानी ना कहें, मेरा नाम पूर्णिमा है। अगर मैं आपको सिर्फ पूर्णिमा ही कहूँ तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। शुक्रिया पूर्णिमा, शुक्रिया। मैं क्या बताऊँ मुझे क्या मिल गया। मैं सोच रहा था कि तुम नाराज़ होगी, गुस्से में आकर सिपाहियों को बुलवाओगी और मेरी गर्दन उतार दी जाएगी। मगर तुम बहुत दयालु हो पूर्णिमा। नहीं सुरेंद्र, तुम मर्द हो, मन के भेद कहने की हिम्मत रखते हो। मैं किस कदर मजबूर थी, मैं किस कदर परेशान थी। अगर तुम सच मानो, मेरे मन की पुकार ही तुम्हें यहाँ ले आई है। सुरेंद्र, तुम ऐसे अचानक मिले हो कि मैं पागल हुई जा रही हूँ। मैं नहीं जानती तुम यहाँ कैसे आए हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अभी थोड़े समय पहले मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हारे शुभ सुने थे पूर्णिमा। हाय राम, ये मुझे क्या हो गया है? पूर्णिमा ने शर्माए हुए अंदाज में दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। लेकिन अब सुरेंद्र शेर हो गया था। पूर्णिमा भी उससे इज़हार मोहब्बत कर चुकी थी। गो खुलकर नहीं हुआ था, लेकिन जिस कदर गुफ्तगू हुई थी ये कम ना थी। उसने पूर्णिमा के करीब खिसक कर उसके दोनों हाथ पकड़े और चेहरे से हटा दिए। पूर्णिमा, उसने आहिस्ता से पुकारा और पूर्णिमा पके हुए फल की तरह उसकी आगोश में आ गिरी। उसने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए। सुरेंद्र, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी रोज से मेरा मन बेकल था। मैंने नहीं तुम्हें जब पहली बार देखा था। कहने को तो मैं रानी हूँ सुरेंद्र, पर मेरा मन कितना सोना है तुम्हें क्या बताऊँ। सुरेंद्र, मैं दुखियारी हूँ। मुझे ज़बरदस्ती एक बूढ़े के पल्ले बांध दिया गया था। उसने हमें मजबूर कर दिया था। मैंने कांटों पर जीवन गुजारा है। तुम मेरे मित्र हो सुरेंद्र। तुमने मुझे उस बूढ़े जंजाल से निजात दिलाई। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पूर्णिमा ने उसके सीने से सर टिका दिया। अब बताओ सुरेंद्र, मैं क्या करूँ? मेरे पैरों में कितनी जंजीरें हैं। मैं अपने प्रेमी को कैसे पाऊँ सुरेंद्र? सुरेंद्र जिंदा है पूर्णिमा। तुम्हें चिंता करने की भला क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारे लिए राजपाट छोड़ सकता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं संसार के सारे बंधन तोड़ दूंगा। सुरेंद्र, सच कह रहे हो? पूर्णिमा ने मुद्भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। हाँ, क्यों, मर्द हूँ और मर्द का कौल एक होता है। सुरेंद्र ने उसके होंठों में झांकते हुए कहा। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी सुरेंद्र। तुम मर्द हो सुरेंद्र, मैं भी औरत हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूँ। हाँ सुरेंद्र, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं अपने भाग पर फूला नहीं समा रहा पूर्णिमा। कैसा अच्छा वक्त था जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया। आओ सुरेंद्र, आओ अंदर चलें। कुछ जल पानी? नहीं पूर्णिमा, नहीं, कुछ नहीं। बस तुम्हें देख लिया, मन को शांति मिल गई। सुरेंद्र ने उठते हुए कहा और फिर वो ऊपरी रास्ते से महल में दाखिल हो गए।
किसकी मजाल थी जो महल के आसपास भी भटकता, यहाँ तक कि इस वक्त नैना को भी इजाज़त नहीं थी। एक खूबसूरत कुर्सी पर बिठाकर पूर्णिमा ने उसके सामने फलों की थाली रख दी और उसे हाथ से खिलाने लगी। सुरेंद्र का चेहरा खुशी से सुर्ख था। अब क्या होगा सुरेंद्र, मुझे बताओ तो सही। मैं जल्द ही कोई फैसला करूँगा पूर्णिमा। क्या फैसला करोगे, मुझे भी तो बताओ। क्या ये नहीं हो सकता पूर्णिमा कि हम राजपाट की दुनिया छोड़ दें और किसी पुरस्कून कोने में आराम से रहें? ज़रूर हो सकता है सुरेंद्र, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? जोगिंदर नाथ मेरे भी बुजुर्ग हैं, बेटी के घाव ने उन्हें तोड़ दिया होगा। अब अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो उनके मन को बहुत दुख होगा। हाँ ये तो है पूर्णिमा, इसके अलावा मैं विधवा हूँ। क्या जोगिंदर नाथ जी तुम्हें आज्ञा देंगे कि तुम मुझे अपना लो? मैं उनसे आज्ञा मांगूंगा पूर्णिमा, अगर वो मान गए तो ठीक, वरना फिर मैं उनसे कह दूंगा कि मैं अपनी मर्जी का मुख्तार हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा पूर्णिमा कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दुखी हो। मेरे मन में एक और भावना है सुरेंद्र। पूर्णिमा ने अंगूर के दाने को दांतों से काटते हुए कहा। मुझे बताओ पूर्णिमा, गौर से सुनो सुरेंद्र, मैंने बड़े सोच समझ कर ये फैसला किया है। क्या फैसला है? मैं अपने प्रेमी को, मैं अपने सुरेंद्र को भरत नवाज का राजा बनाना चाहती हूँ। अगर मैं सीधे साधे अंदाज में ये कोशिश करूँगी तो भरत नवाज के लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब है पूर्णिमा? सुरेंद्र ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तुम भरत नवाज फतह कर लो, तुम लैलावती के बदले का ऐलान करो और अपनी फौजों को लेकर भरत नवाज पर चढ़ाई कर दो और फिर फाते बनकर महल पर कब्जा कर लो। इसके बाद किसकी मजाल होगी कि हमें एक होने से रोक सके? और इस अनोखी तजवीज़ से सुरेंद्र हैरान रह गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। ये कैसे मुमकिन है पूर्णिमा कि मैं अपनी प्रेमिका से जंग करूं? ये मसलियत है सुरेंद्र, तुम इसकी गहराई पर गौर करो। ये ज़रूरी है, दूसरी सूरत में बहुत से फितने सर उठाएंगे। मैं शाही नस्ल से नहीं हूँ, अपनी मर्जी से भरत नवाज की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। अगर मैं किसी और तरीके से ये ऐलान कर दूँ कि मैं रियासत भरत नवाज की को खंडाली में जम कर रही हूँ तो भरत नवाज की आवाम मेरी तिका बोटी कर देंगे। लेकिन अगर तुम भरत नवाज को फतह कर लेते हो और फिर मुझसे सुलह करके मुझे अपनी दासी बना लेते हो तो किसकी मजाल है कि कुछ कह सके, कोई शक कर सके? सुरेंद्र की आंखें हैरत से फटी हुई थीं। पूर्णिमा भरत नवाज की तकदीर की मालिक थी और यहाँ की राजरानी थी। बड़े आराम से इतनी बड़ी रियासत पर हुक्मरानी कर रही थी। उसे क्या ज़रूरत थी कि किसी की महकूम बनकर रहे? लेकिन वो रियासत ही सुरेंद्र के हवाले करने को तैयार थी। वो अपने प्रेमी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। उससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? बहुत कम वाक़ये ऐसे होते होंगे जब किसी ने अपने महबूब को इतना अजीम तोहफा दिया हो। सुरेंद्र बेपनाह मुतासिर हो गया था। उसने पूर्णिमा के दोनों हाथ आंखों से लगा लिए और फिर उन्हें सीने पर रखकर बोला, पूर्णिमा, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान हूँ जो मुझे पहली ही कोशिश में मेरी प्रेमिका मिल गई, और प्रेमिका भी ऐसी जिसकी मिसाल ना मिल सके। तुम नहीं जानती पूर्णिमा, तुम्हारी इन बातों ने मुझे आकाश पर पहुंचा दिया है, लेकिन मेरे सामने कुछ और बातें भी हैं। वो क्या खंडाली की फौजें भरत नवाज के फौजों से लड़ सकती हैं? मैं जानती हूँ खंडाली कमजोर है, लेकिन हम खंडाली को भरत नवाज पर पता दिला सकते हैं। पूर्णिमा ने कहा। वो किस तरह? ये मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका बंदोबस्त मैं करूँगी। तुम जाकर पिताजी से गुफ्तगू कर लो और उनसे कहो कि अब खंडाली की सल्तनत वसीं करने का समय आ गया है। बहुत सियानी बात है पूर्णिमा, पिताजी के मन में ये ख्याल कभी नहीं आया, लेकिन लैलावती की मौत के बाद उन्होंने कई बार मुठ्ठियां भेज कर कहा, काश वो भरत नवाज से बदला ले सकते। मनमोहन सुरेंद्र, तुम्हारी पूर्णिमा तुम्हें अपने प्रेम का तोहफा देना चाहती है और ये तोहफा हकीर सी रियासत भरत नवाज है। इसे स्वीकार करो। मैं चाहती हूँ मेरा प्रेमी एक वसी सल्तनत का मालिक हो और शहनशाहों का शहनशाह कहलाए। पूर्णिमा ने उसके सीने में मुंह रगड़ते हुए कहा, मैं वापस जाकर पिताजी से बात करूंगा पूर्णिमा, मगर मुझे ये बताओ ये कैसे मुमकिन है? तुम पहले पिताजी से बात कर लो, उसके बाद मुझसे मिलो, तब मैं बताऊंगी कि हमें क्या करना है। सुरेंद्र उसके दोनों शाने पकड़े उसे देखता रहा और फिर उसे सीने से लगा लिया। अब तुम हर पंद्रहवाड़े की रात को मेरे पास आया करोगे, मैं तुम्हारा इंतजार किया करूंगी। पूर्णिमा ने कहा, मैं आऊंगा पूर्णिमा, मेरी पूर्णिमा, अब तो तेरे बिना जीवन अधूरा है। मैं जरूर आऊंगा। उसने पूर्णिमा की ठोड़ी ऊंची की और पूर्णिमा ने अपनी कबल जैसी आंखें बंद कर ली। जोगिंदर का बेटा सुरेंद्र हवा के घोड़े पर सवार खंडाली की तरफ उड़ा चला जा रहा था। सुनहरी नांगर ने उसे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। बिलाशुबा वो चढ़ते सूरज का साथी था। अभी उसका सितारा बुलंद था, लेकिन वो जिस जाल में फंसा था इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे क्या मालूम था कि सुनहरी नागन जहर में डूबी हुई है। उसके चमकदार बदन से आग की लपेटें उठती हैं जो सल्तनतों को भस्म कर देती हैं। लेकिन सुरेंद्र के दिमाग में इस वक्त कोई बात नहीं आ सकती थी। भरत नवाज से खंडाली तक का वो खतरनाक रास्ता, जिसे उसकी दुश्वार गुजार घाटियों की वजह से नाकाबिले अबूर समझा जाता था,
और जहाँ से गुजरने का तसव्वुर भी पेशानी पर पसीना लाने के लिए काफी होता था। इस वक्त सुरेंद्र के कवि हेकल घोड़े के कदमों तले बुरी तरह रोंदा जा रहा था। सुरेंद्र को इस रास्ते की किसी दुश्वारी का एहसास नहीं था। वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था। उसने राजकुमारी की मांग सुनी कर दी थी और अब उसकी याद में तड़प रहा था, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर नैना पहुंची। उसने एक नई कहानी सुनाई और सुरेंद्र के तो दुनिया ही बदल गई। लेकिन भरत नवाज इसमें खुशनसीबी इसका इंतजार कर रही थी। अंदर सभा से उतरी हुई अप्सरा भी उसके प्रेम में इस कदर जल रही थी जिस कदर वो खुद, और प्रेम का ये मिलाप कैसा अनोखा था। सुरेंद्र अपने इश्क में सच्चा था, लेकिन पूर्णिमा उसके मूड के बारे में क्या कहा जा सकता था। न जाने सुरेंद्र का अरूज कितना हो और न जाने इसकी तकदीर में कौन सी कहानी लिखी हो। लेकिन इस वक्त तो वो सिर्फ इस वक्त खुश था कि हसीन रानी उससे प्रेम करती है। उसके दिल में सैकड़ों ख्यालात आ रहे थे, संजीदा ख्यालात। ये तो तय है कि अब वो पूर्णिमा के बिना नहीं जी सकता। जीवन गुजार सकता है तो पूर्णिमा के साथ। क्या हुआ जो वो विधवा है? प्रेम तो ऐसी बातें नहीं देखता। फिर वो तो मजबूर थी। पापी शरद चंद्र ने जबरदस्ती उस अरमान भरी को कैद में रखा था। वो प्रेम प्यासी थी, जब ही उसके मन में शरद चंद्र की कोई इज्जत नहीं थी। और अब जब उस बूढ़े गिद्ध से निजात मिल गई तो वो कितनी खुश नसीब है। और अब उसने अपने प्रेमी पर सब कुछ नछावर करने का फैसला कर लिया है। कैसी अनोखी बात है, कैसा अनोखा तोहफा है जो किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को नहीं दिया होगा। लेकिन क्या पता कि वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। क्या वो इस बात की इजाजत दे देंगे कि सुरेंद्र एक विधवा से शादी करे? बड़ी सख्त बात होगी। लेकिन भरत नवाज की फतह के बारे में वो क्या कहेंगे? ये उनके मन की पुरानी भावना है क्या कि वो खंडाली को वसी करने के ख्याल से खुश नहीं होंगे? और अगर वो सचमुच ना माने तो फिर खुद सरी करना होगी। इस फैसले का ऐलान करना होगा कि महाराज जोगिंदर तैयार हो या ना हो, सुरेंद्र पूर्णिमा से शादी जरूर करेगा। उन्हें बेटे को छोड़ना होगा। कुछ भी हो, महाराज को हर कीमत पर तैयार होना ही पड़ेगा। और अगले 15वारे पूर्णिमा को ये खुशखबरी सुनानी होगी। सुरेंद्र बहादुर था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक जवान भी था। उसके मन में जो बातें इस वक्त चल रही थी, पूर्णिमा के तीर इतने कमजोर नहीं थे कि शिकार में कोई जान बाकी रह जाए। सुरेंद्र में भी उसने भरपूर वार किया और क्या मजाल थी कि अब सुरेंद्र इधर उधर हो जाए। तवील रास्ता तय करके वो खंडाली की हदूद में दाखिल हो गया। खंडाली में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। सब लोग परेशान थे, लेकिन उसके इतला के मिलते ही महाराज कुमार जी आपके लिए परेशान हैं, उन्होंने भोजन भी नहीं किया। एक खादमा ने आके इतला दी, महाराज को इतला दे दो कि मैं आ गया हूँ और ठीक हूँ, अभी स्नान करके उनके पास आता हूँ। सुरेंद्र ने कहा और गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। बहादुर सियासतदान नहीं होते, उसने कोई सियासी चाल ना सोची, बस फैसला किया और वो ये कि महाराज जोगिंदर को सब कुछ साफ साफ बता देगा। हकीकत एक बार सामने आ जाए तो काम करने में आसानी होती है और यही बेहतरीन पॉलिसी थी। स्नान करके उसने एक खूबसूरत लिबास पहना और अपने माता पिता के चरणों में हाजिर होने चल दिया। जोगिंदर और उसकी धर्मपत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया, फिर दोनों के चरण छुए। सुखी रहो सुरेंद्र, कहाँ चले गए थे बेटे? हम सख्त परेशान थे। क्षमा चाहता हूँ माता जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। मगर तुम चले कहाँ गए थे? बताता हूँ माता जी, अभी बताता हूँ, सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जोगिंदर और उनकी धर्मपत्नी उसे गौर से देख रहे थे। बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात जरूर है। सुरेंद्र की माँ, उससे पूछो ये कहाँ गया था। जोगिंदर नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। बता तो रहा है, दम तो लेने दो, रानी देवी बोली। और सुरेंद्र भी मुस्कुराने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो संजीदा होकर बोला, पिताजी, मैंने फैसला किया है कि आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अव्वल तो मैं आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, फिर मैं जानता हूँ कि इसमें आपका अपमान है। बात क्या है सुरेंद्र बेटे, मुझे बताओ। जोगिंदर नाथ ने कहा। बात क्या है? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मतराली देवी ने घबरा कर पूछा। घबराने की बात नहीं माता जी, असल में बात यह है कि भरत नवाज गया था। भरत नवाज? जोगिंदर और सराली एक वक्त हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। हाँ, मैं भरत नवाज गया था। लेकिन क्यों सुरेंद्र, तू दुश्मन के इलाके में क्यों गया? इसलिए पिताजी कि अब वो इलाका दुश्मनों का नहीं, दोस्तों का है। क्या मतलब? दुश्मन को मैंने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया है और दोस्तों ने इस बात को पूरे राज से छुपा दिया, वरना भरत नवाज के लोग शरद चंद्र का बदला मांगते। दोस्त कौन है? जोगिंदर नाथ ने हैरत से पूछा। नैना और पूर्णिमा। पूर्णिमा भरत नवाज की रानी? हाँ महाराज, लेकिन वो हमारी दोस्त कैसे हो सकती है? वो हमारी मित्र है महाराज। मैंने उसकी आंखों के सामने उसके पति का खून किया, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध न उभरी। वो खुद एक सताई हुई नारी है। पूर्णिमा? जोगिंदर नाथ अब भी हैरत से बोले। हाँ महाराज, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। भगवान के लिए अपने बेटे को बेशर्म ना समझें। मैं हर बात सोच समझ कर कह रहा हूँ। आप मेरे माता पिता हैं, आपसे कोई बात छुपाऊंगा तो फिर किससे कहूँगा? आपको मालूम है कि लैलावती की मौत के बाद मैंने शरद चंद्र और भरत नवाज का सबसे बड़ा दुश्मन होते हुए ये वचन लिया था
कि मैं उनको ख़त्म करके छोड़ूंगा और मेरे अंदर नफरत की आग भड़क रही थी। फिर मुझे नैना मिली और उसके ज़रिए हम शरद चंद्र से बदला लेने में कामयाब भी हो गए। शरद चंद्र के साथ उसकी रानी पूर्णिमा भी थी, जिसके बारे में नैना ने बताया कि वो तो एक मजलूम लड़की है जिसे शरद चंद्र ने ज़बरदस्ती रानी बना लिया है और उसे खुश करने के लिए भरत नवाज की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी है। लेकिन पिताजी, औरत को सिर्फ राजपाट ही नहीं चाहिए होता, वो खुद भी कुछ होती है। पूर्णिमा शरद चंद्र से नफरत करती थी, उसने किसी से मेरा नाम ना लिया और पिताजी मैं उससे प्रेम करने लगा। सच्चा प्रेम पिताजी, मैं उसके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अब पिताजी मैंने उससे शादी का फैसला कर लिया है। सुरेंद्र, उसकी माँ चीखी। हाँ माताजी, मुझे क्षमा कर दें, मैंने उस विधवा से ब्याह करने का अटल फैसला कर लिया है। लेकिन वो विधवा है। विधवा कहाँ है माताजी? उसके मन ने तो शादी कबूल ही नहीं की। वो तो एक जिंदा लाश थी जिसके साथ जो चाहा सलूक किया गया, फिर हम उसे विधवा कैसे कह सकते हैं? मेरा दिमाग फिर गया है रे। सुरेंद्र की माताजी परेशान होकर बोली। धीरज रखो सुरेंद्र की माँ, इससे बात तो कर लेने दो। जोगिंदर नाथ ने नरमी से कहा और सुरेंद्र चौंक पड़ा। उसे जोगिंदर नाथ से नरमी की तवक्को नहीं थी। उसका हौसला बढ़ गया। उसने पूरी उम्मीद निगाहों से जोगिंदर नाथ की तरफ देखा। सुरेंद्र, क्या तू उसका ख्याल अपने मन से निकाल सकता है? पिताजी, अगर मैं ये कर सकता तो आप तक अपने मन का भेद ना पहुंचाता, बल्कि इस ख्याल को मन में दबा लेता। मैंने ईमानदारी से आपको सब कुछ बता दिया है। उन्हें इन तमाम मुश्किलात के बारे में गौर किया है जो तेरे रास्ते में होंगी। मैंने खूब गौर किया है महाराज। क्या पूर्णिमा तुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी? वो इतनी बड़ी रियासत की रानी है, रियासत की पूरी जिम्मेदारी है उस पर। रियासत के बड़े उसे ऐसा करने से ना रोकेंगे। पूर्णिमा तैयार है पिताजी। ओह, वो किस तरह? सुरेंद्र, क्या वो रियासत छोड़ देगी? नहीं पिताजी, बल्कि उसने एक और पेशकश की है। वो क्या? वो रियासत भरत नवाज हमारे हवाले करने को तैयार है। क्या मतलब? जोगिंदर नाथ बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ पिताजी, वो हमसे इतना प्रेम करती है। उसने एक तजवीज़ पेश की है। उसने कहा है अगर खंडाली की फौजें भरत नवाज पर चढ़ाई कर दें, इसे फतह कर लें, और जब भरत नवाज फतह हो जाए तो पूर्णा हमारी रैयत होगी। फिर हमें विवाह करने से कौन रोक सकता है? सुरेंद्र ने बताया और जोगिंदर नाथ ने होंठ भींच लिए। और तू अब भी नहीं संभला? तूने इस बात से कुछ नहीं सोचा क्या पिताजी? सुरेंद्र हैरत से बोला। क्या ये बात करके उसने हमारा मजाक नहीं उड़ाया? खंडाली भरत नवाज से टक्कर ले सकता तो क्या हम लैलावती की मौत पर यूं आंसू बहाकर बैठ जाते? खंडाली की फतह का इंतजाम भी वो करेगी पिताजी। क्या मतलब? क्या पहेलियां बजवा रहा है? साफ साफ बात कर। पिताजी, मैंने पूर्णिमा से कहा कि खंडाली भरत नवाज के मुकाबले में कमजोर है, वो भरत नवाज से जंग नहीं कर सकता। तो पूर्णिमा ने कहा कि ये उसका काम है, वो ऐसे हालात पैदा कर देगी कि खंडाली की फतह यकीनी हो जाए। वो झूठ नहीं बोलती महाराज, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। अभी ये बात उससे नहीं हुई कि उसने इस सिलसिले में क्या तरकीब सोची है। इस बारे में महाराज जोगिंदर से बात कर ली जाए। अगर ऐसा हो जाए। लेकिन उसने ये बात क्यों कही? क्या सोचा है उसने? उसने मुझे बताया है महाराज कि अव्वल तो खंडाली और भरत नवाज के अच्छे ताल्लुकात नहीं, दूसरी बात ये कि वो शाही खानदान से नहीं जो अपनी मर्जी के फैसले कर सके। इसलिए इसके अलावा और कोई सूरत नहीं कि खंडाली भरत नवाज को फतह करे और फिर पूर्णिमा मुझसे विवाह कर ले। सुरेंद्र, हाँ, अगर हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं तो मैं उसको इतला दे दूंगा महाराज। सुरेंद्र ने खुश होते हुए कहा। किस तरह? जिस तरह मैं अब आपसे मिलकर आया, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। इसमें खतरा नहीं? नहीं महाराज, पूर्णिमा की राजधानी में मेरे लिए कोई खतरा नहीं। सुरेंद्र ने मसरूर लहजे में कहा। तो हमने फैसला कर लिया, जोगिंदर नाथ ने कहा। क्या महाराज? सुरेंद्र ने खुशी से बेकाबू होकर कहा। तो पूर्णिमा से कह दे कि हम तैयार हैं। क्या कह रहे हो नाथ? सुरेंद्र की माँ घबरा कर बोली। क्यों? क्या तुम अपने सुरेंद्र के लिए बहू नहीं लाओगी? और फिर पूर्णिमा से अच्छी बहू और कौन मिल सकेगी? वो जहेज में एक बहुत बड़ी राजधानी लाएगी। जोगिंदर नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर वो विधवा है, वो मजबूर थी, और अगर फेरे मजबूरी में हुए हों तो इनकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है सुरेंद्र बेटे, तुम आराम करो, हमारी तरफ से आ गया है, हम तैयार हैं। और सुरेंद्र खुशी के मारे अपने बाप से लिपट गया। जोगिंदर उसके शादे पर थपकियां दे रहा था। फिर सुरेंद्र ने माँ के चरण छुए और बाहर निकल गया। सुरेंद्र की माँ परेशान बैठी थी, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हाय राम, ये कैसा अन्याय है! क्या ये बुरा शगुन नहीं महाराज? मैं अपने बेटे का विवाह एक विधवा से करूंगी, ये ना हो सकेगा महाराज। उससे काम लो सुरेंद्र की माँ, तुम तो बिल्कुल बच्ची बन गई। अव्वल तो पूर्णिमा भरत नवाज की रानी जरूर है, लेकिन क्या वो इस कदर साहिब इख्तियार हो सकती है? क्या भरत नवाज की फौजों को शिकस्त दे सकती है? फर्ज करो वो ऐसा काम कर भी लेती तो क्या तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं होगी कि खंडाली हुकूमत इस कदर वसी हो जाए? मगर मैं अपने सुरेंद्र का विवाह किसी विधवा से तो ना होने दूंगी। औरतें पेट की हल्की होती हैं सुरेंद्र की माँ, इसलिए मन की बात तुमसे करते हुए डर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी परेशानी भी सामने है, इसलिए तुम्हें बता दूं कि पूर्णिमा का विवाह सुरेंद्र से कभी ना हो सकेगा। जोगिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझी महाराज। सुरेंद्र की माँ हैरत से बोली। भरत नवाज फतह करने के बाद पूर्णिमा की क्या हैसियत होगी? उसे मरवा देना मुश्किल ना होगा, और ये काम मेरे जिम्मे। इस तरह बड़ा काम बन जाएगा। मगर तुमने
ये बात कहीं मुंह से नहीं निकालनी। हाय राम, मेरी तो जान ही हलकान हो गई थी। मैं तो समझी तुम भी बेटे की बातों में आ गए। सुरेंद्र की माँ बोली, जो कुछ मैंने कहा उसका ख्याल रखना, कहीं सारे काम चौपट ना कर दो। चिंता ना करो महाराज, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी, रानी जी ने कहा। और जोगिंदर नाथ मुस्कुराने लगे। पूर्णिमा के सामने कैद खानों में कैद खतरनाक कैदियों की फहरिस्त पड़ी हुई थी। इन सब की हैसियत की तफसील भी उसके सामने थी और वो एक एक तफसील को गौर से पढ़ रही थी। इस वक्त वो इतनी मसरूफ थी कि उसे नैना के आने की खबर भी ना हुई। नैना उसे गौर से देख रही थी। काफी देर के बाद पूर्णिमा ने सर उठाया और नैना को देखकर चूम पड़ी। अरे नैना, राजरानी, मैं तो बड़ी देर से आपको देख रही थी। हाँ, मैं इतनी मसरूफ थी कि मुझे तेरे आने की खबर ही ना हुई। इतने काम मत किया करो राजरानी जी, देखो तो चांद जैसा चेहरा कैसे कमला गया है। नैना ने प्यार भरे अंदाज में कहा। काम ना करूंगी तो जीवन कैसे गुजारूंगी नैना। छोड़ो इन बातों को, तो सुना तेरे महेंद्र का क्या हाल है। टूट पड़ा है कलमोहा कहीं का। मुझे तो उससे नफरत हो गई है रानी जी। कुछ और रोज रुक जा नैना, मैं तेरा काम भी कर दूंगी। पर कोई दूसरा पसंद आया तुझे कि नहीं? अभी तो नहीं रानी जी, पर किसी ना किसी को तलाश कर ही लूंगी। पूर्णिमा ने एक गहरी सांस ली और नैना मुस्कुराने लगी। कहो, क्यों हंस रही है री? ये ठंडी सांस क्यों याद आ गई? नैना ने खिलखिलाते हुए कहा। 6 दिन बाकी हैं अभी सब्र से काम लो रानी जी, और वरना समय गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अपने भाग में तो सब्र ही लिखा है। मन बड़ा उदास है नैना, मगर क्या किया जा सकता है, इसीलिए काम कर रही थी। क्या काम कर रही हैं रानी जी? नैना, बहुत बड़े बड़े काम करने में कर मुँह मारा गया। इस पापी को ऐश की जिंदगी रास ना आई और वो फौरन दीवान बनने के ख्वाब देखने लगा। जिंदा रहता तो कुछ भी ऐश में रहता और हमारे भी काम आता रहता। हाँ, ये तो है राजरानी। बहरहाल अब उसके बदले एक किसी आदमी की जरूरत है, लेकिन आदमी ऐसा हो जो भगवान दास से ज्यादा चालाक, उससे ज्यादा खतरनाक और हमारे काम का हो। वो तो उन कागजों में तलाश कर रही थी। हाँ, पूर्णिमा इसकी नादानी पर मुस्कुराई। मिल गया। हाँ, किसी हद तक, लेकिन बशर्ते कि वो हमारे काम आने पर तैयार हो जाए। पूर्णिमा पुरख्याल अंदाज में बोली। अरे कौन है वो? सरदार ज्वाला चंद खुराना। खुराना, ये नाम सुना सुना सा है राजरानी जी। नैना ने कुछ सोचते हुए कहा। शशिंदर रह का बागी सरदार, जिसने भरत नवाज के साथ बगावत की थी, मगर नाकाम रहा था, फिर गिरफ्तार हो गया, अब 10 साल से जेल में सड़ रहा है। नामुराद कहीं का। मुझे याद आ गया राजरानी, वो तो बड़ा पापी था, बड़ा जालिम। उसने तो इंसानों को गाजरों की तरह काट कर रख दिया था। नैना खौफजदा अंदाज में बोली। हाँ नैना, ऐसा ही आदमी हमारे काम का हो सकता है, बशर्ते कि हम उसे शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। हम खतरनाक आदमियों से काम लेना जानते हैं नैना। पूर्णिमा ने बड़े एतमाद से कहा। उसे जेल से रहा कराने की तदबीर सोचना है। तू नहीं जानती नैना, बुड्ढा तन्हा नहीं है। आज भी शशिंदर में उसके सैकड़ों आदमी मौजूद हैं, और अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो हम न सिर्फ उससे बल्कि उसके साथियों से भी काम ले सकते हैं। आप बेहतर समझती हैं राजरानी जी, नैना ने कहा, और पूर्णिमा खामोश हो गई। काफी देर तक सोचती रही, फिर गर्दन हिलाकर बोली। जेल के मुंतजिम को रात के खाने पर मधु कर लेना नैना। मेरा संदेश ले जाओ और महेंद्र के हाथ भिजवा देना। और इसी रात जेल का मुंतजिम पूर्णिमा के सामने खड़ा कांप रहा था। हुक्म करे माई बाप, दास को इतनी इज्जत क्यों दी गई है? हमें मालूम हुआ है कि शंकर दास के तुम बहुत वफादार हो, हम देखना चाहते थे। मेरे भाग राजरानी जी, मैं तो नमक ख्वार हूँ। हम चाहते हैं आपके ओहदे में तरक्की हो जाए। जेल खाने संभालते हुए आपको कितने समय बीता? 14 साल हो गए राजरानी जी। अब तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन क्या तुम वफादारी का सबूत देने को तैयार हो? गर्दन काट दूंगा राजरानी के लिए, कहें तो सही। हमें ये इत्तला मिली थी कि तुमने हमेशा भरत नवाज की बेहतरी का ख्याल रखा है। दास का जीवन भी हाजिर है। हम आपकी तरक्की पर गौर करेंगे शंकर दास, लेकिन आपको मालूम है कि हुकूमत के राज कितने अहम होते हैं। दास जानता है राजरानी जी। तो शंकर दास जी, आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत भी बाज मामलात में ऐसे काम पर मजबूर हो जाती है जो पहले समझ में ना आए, लेकिन बाद में उनकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। दास जानता है हुकूमत के राज गहरे होते हैं। क्या ये बात जरूरी है शंकर दास कि अगर कोई बात तुम्हें उल्टी लगे तो आप उसका खोज लगाने बैठ जाएं? अगर राजरानी की आज्ञा हो तो दास को सोचने की क्या जरूरत है? राजदारी की शर्त है शंकर दास। दास की जुबान काट दी जाए अगर कोई पाप हो जाए तो। बेशक आप वफादार हैं और हम वफादारों को नजरअंदाज नहीं करते। नैना, शंकर दास का इनाम लेकर आओ। अशरफियों की कई थैलियां शंकर दास के सामने रखती गईं। शंकर दास थैलियों को देकर बिल्कुल हवास बाख्ता हो गया था। हमारी तरफ से ये मामूली सा इनाम रखो शंकर दास, और बड़े ना इनाम का इंतजार करो। राजरानी, आप बड़ी दयालु हैं। शंकर दास कामते हुए बोला। हम आपसे एक खास काम लेना चाहते हैं शंकर दास। आज्ञा दे राजरानी जी। पूर्णिमा चंद लम्हात सोचती रही, फिर बोली। शशिंदर रह में एक शख्स ने महाराज के खिलाफ बगावत की थी। क्या नाम था उसका? ज्वाला चंद खुराना। शंकर दास ने जल्दी से कहा। वो जेल भुगत रहा था, क्या वो जिंदा है? हाँ राजरानी जी, वही दम खम है, बड़ा खतरनाक इंसान है। हम उससे मिलना चाहते हैं शंकर दास। हमें उससे कुछ मालूमात हासिल करना है। जो आ गया राजरानी जी, लेकिन इस तरह के किसी को कानो कान खबर ना हो। क्या राजरानी कैद खाने में मिलेंगी? हाँ कैद है वो। मानसी घर वाले कैद खाने में।
वहाँ कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसे जेल खाने से निकाल कर लाया जा सके? फांसी घर की इमारत मौजूद है राजरानी जी। अब शंकरदास, आप उसे नहायत एहतियात से फांसी घर की इमारत में ले आए। हम आज रात ही उससे मिलेंगे। हम आम औरतों की हैसियत से वहाँ पहुँचेंगे। आप किसी को कुछ ना बताएं, यहाँ तक के सिपाहियों वगैरह को भी कुछ मालूम ना हो। आप बिल्कुल खामोशी से इंतजार करें। दास पर पूरा भरोसा रखें रानी जी। इतनी खामोशी से काम होगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। क्या ख्याल है नैना, क्या आदमी भरोसे का साबित होगा? अब तो जीवन भर भरोसा करेगा पापी। माल ले गया है माल। नैना तो अपने महेंद्र को कहकर एक मामूली से रुत का बंदोबस्त कर हम दोनों चोर दरवाजे से चलेंगे। महेंद्र से कहना कि बड़े चौक पर हमारा इंतजार करे। नैना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तरद्दुद के आसार उभरे, फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है रानी जी। क्यों, क्या सोचने लगी? महेंद्र के बारे में सोच रही थी रानी जी। आजकल उसका थोबड़ा चढ़ा हुआ है, मुश्किल ही से राजी होगा और अब उससे ज्यादा मामलात में राजदार बनाना ठीक नहीं। चिंता मत कर नैना, पूर्णिमा अभी इतनी कमजोर नहीं कि महेंद्र जैसे गधे इसके सामने आ सकें। वैसे महेंद्र का इंतजाम जल्द से जल्द हो जाएगा। और तू कैसी औरत है नैना कि तू एक गधे को गधा नहीं बना सकती? अपने काम निकाल ले, उसके बाद उसे देख लेंगे। ठीक है रानी जी, मगर मेरा मन अब उसके पास जाने को ना चाहे है, और ये काम तो करना ही है। हाँ नैना, ये काम तो करना है, पूर्णिमा मानी खेज अंदाज में बोली। और फिर उसी रात नैना महेंद्र की आगोश में राज उसे गधा बना रही थी। राज रानी तुझे बड़ा पसंद करे हैं रे, कह रही थी। राजकुमार लगे है बिल्कुल। सच कह रही हो? महेंद्र खुश होकर बोला। तो और क्या झूठ बोलूंगी, कह रही थी नैना। तू बड़ी भाग्यवान है, तुझे महेंद्र जैसा कड़ियल मर्द मिला है। झूठी कहेंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही। नैना ने आंखें निकाल कर कहा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे क्या मालूम पगले, नैना ने नफरत से होंठ सिकोड़ कर कहा, और फिर चूम कर बोली, हाय दिया, मैं तो भूल ही गई। क्या? अरे जल्दी कर, कपड़े पहन। रानी जी क्या सोच रही होंगी, इस समय कहाँ जाना है? उठ तो सही, कपड़े पहन, अपना रुख ले और बड़े चौक पर मेरा और रानी जी का इंतजार कर। क्या हो गया नैना तुझे? सच कहूँ रे, देर हो गई। रानी जी इंतजार कर रही होंगी, तेरे पास आकर मैं संसार भूल जाऊँ। रानी जी नाराज हो गई तो खैर नहीं। इस समय भी रानी जी? अरे तेरा पेट नहीं भरा अभी तक, जल्दी कर, देर हो गई तो बहुत बुरा होगा। और फिर महेंद्र भी तैयार हो गया। ख्याल रखियो, जरा रास का काम है, बड़े चौक पर। हाँ ठीक है भागीवान, महेंद्र ने कहा, और फिर वो कपड़े पहनकर बाहर निकल आया, रुथ लिया और बड़े चौक पर पहुंच गया। उसे ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने अंधेरे में साये देखे। दोनों औरतें मामूली साड़ी बांधे हुए थी, दोनों ने पीली चादरें ओढ़ रखी थी। महेंद्र ने नैना की चाल पहचान ली। थोड़ी देर के बाद उसके करीब पहुंच गई महेंद्र। नैना ने आवाज दी, आजा नैना, मैं यहाँ हूँ। पूर्णिमा और नैना रुथ पर सवार हो गईं। तब नैना ने कहा, फांसी घर चलो महेंद्र। महेंद्र के होश उड़ने लगे, लेकिन उसने खामोशी से रुथ आगे बढ़ा दिया। वो जानता था कि पूर्णिमा भी रुथ में मौजूद है, लेकिन फांसी घर जाने का क्या किस्सा है? लेकिन ये बातें वो दिल ही दिल में सोच सकता था, जुबान पर लाने की किस में मजाल थी? इसकी खुशकिस्मती थी कि उसे राजरानी का इस कदर कुर्ब हासिल था, वरना कौन था जो राजरानी के काम आने को तैयार ना था। चुनांचे वो खामोशी से चलता रहा। सफर भी खासा तवील था। वे आखिर वो उस इमारत के करीब पहुंच गए। तब एक आड़ से एक साया निकला, रुत के करीब पहुंच गया। ये शंकरदास था। शंकरदास, पूर्णिमा ने आवाज दी। राजरानी जी जे, शंकरदास ने कहा। इंतजाम हो गया, राजरानी की आज्ञा का पालन किया गया है। रानी जी नीचे उतर आई। फिर उसने नैना से कहा, नैना तुम यहाँ इंतजार करो। जो हुक्म रानी जी।